अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से वही तनकीद कि बाबर आजम ने मैच फिनिश नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कल जो मैच हुआ तो डेफिनेटली लोगों को समझ नहीं है कि प्लेयर रोल क्या होता है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आप कभी भी सही एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। बाबर आजम का रोल जो है वो टीम के अंदर क्या होता है। अगर वन डाउन पे खेल रहे थे पहले पाकिस्तान के लिए तो एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स को एंकर करना, और ओपन पे भी उनका ये रोल होता है कि वो डिसेंट स्ट्राइक रेट को मैनेज करेंगे और विकेट को इंटैक्ट रखेंगे, और उनके अराउंड जो तेज खेलने वाले हैं वो तेज खेलेंगे। टीम गेम होती है हमेशा, टीम गेम इसी तरह चलती है, हर किसी का रोल डिफाइन किया जाता है, और जब आप अपने अपने रोल के हिसाब से सही परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम भी जीतती है। अब हुआ क्या, कल भी बाबर आजम बहुत जबरदस्त खेला, जहां पे इनिंग्स बड़ी खेली वहां पर 7 में से 4 छक्के भी मारे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। हुआ क्या कि आपने एक तो ये कि टीकेसी जो कि बड़ी हिटिंग करते हैं, टीकेसी परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से पिशावर ज़ल्मी को डेंट हुआ। मौजले को शायद गलत भेज दिया, आसिफ अली को आना चाहिए था, लेकिन मौजले से भी हिट नहीं लगे। रॉबमैन पावल जो कि बड़ी हिट की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन उनसे हिट नहीं लगा है। तो बाबर को किस बात का ब्लेम? बाबर ने कोई रोकना तो नहीं चाहा, इंटेंट पूरे के साथ खेला। इस पीएसएल में वो बहुत अभी तक अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहा है, और उसने प्रॉपर शॉट मारने की कोशिश की, बीच में उसकी विकेट गिर गई। तो ये बाकियों का काम था जिनका फिनिशिंग रोल है, रॉबमैन पावल हो गया, आसिफ अली हो गया, खैर वो लेट आया था। सो बाबर को ब्लेम कर देना इट्स नॉट राइट। हाँ, जिस दिन बाबर आजम ओपन पे आएगा और जो एक रिक्वायर्ड रेट होता है उसमें जो उसकी एबिलिटी है उससे नीचे खेलेगा, यानी कि आपको 11 का रन रेट चाहिए और वो 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उस दिन आप जायज तनकीद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन तनकीद पर तनकीद के भाई फिनिश नहीं किया तो बस सारा ब्लेम बाबर पे डाल दो। एक तो यू विन एज अ टीम, यू लूज एज अ टीम। ऐसा नहीं होता कि आप एक प्लेयर पे ब्लेम डाल देंगे, कभी भी आप एक प्लेयर से नहीं हारते, एक प्लेयर की वजह से नहीं जीते, एक्सेप्ट कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसी चीज आ जाए तो आ जाए, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और एक तो ये बात, दूसरा नुक्ता जो जिस पे डिस्कशन करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहाँ फैंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी पसंदीदा प्लेयर हैं, थोड़ी सी आप अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करें दूसरे के ओपिनियन को भी जगह देने के लिए। आप उससे एग्री करें ना करें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन डिसएग्री थोड़ा सा तरीके से करें, शाइस्ता तरीके से करें। बहुत ज्यादा सख्त जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है, मोहम्मद हफीज ने 2-3 बातें कही। अब मोहम्मद हफीज ने कहा कि मैंने बाबर आजम को 2 माह लगा के समझाया कि आप 3 नंबर पे खेले, ठीक हो गया। अब लोग कह रहे थे कि वो प्रोफेसर है, ये पता नहीं कहाँ का प्रोफेसर, उसकी क्रिकेट नॉलेज ही है। देखिए एक बात, आप किसी की राय को कबूल कर सकते हैं या उसे डिसएग्री कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जिस बंदे ने 18 साल क्रिकेट खेली होती है ना, हमें सोशल मीडिया पे घर बैठ के लगता है कि हमें बहुत पता, तो ये बिल्कुल फारिग है, ऐसा नहीं होता। हम फारिग होते हैं, उसको पता होता है। जिसने 18 साल क्रिकेट खेली ना सर, उसको मेरे और आपसे बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता होता है, ठीक है। फिर भी आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है, आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के किसी नेशनल प्लेयर की। ओपिनियंस आते हैं, ओपिनियन के डिफरेंस होते हैं, और कहीं जगह लोग अपनी अपनी जगह अपनी लॉजिक पे ठीक होते हैं, कहीं जगह अपनी लॉजिक पे अलग अलग राय होती है, लेकिन वो वजन होता है उनके लॉजिक पे। लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देना कि यार उसको कुछ पता ही नहीं है ना, ये बात बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं कि एक क्लिप लेते हैं, एक पूरी डिस्कशन में से एक छोटा सा क्लिप निकालते हैं और उससे हम एनालिसिस करते हैं कि यार ये देखो ये बंदा कितनी गलत बात कर रहा है। जैसे मोहम्मद हफीज साहब का दी पवेलियन ए स्पोर्ट्स पे एक क्लिप था वर्कलोड मैनेजमेंट का, मैं देख रहा था कुछ साहिबान ने उसका एक क्लिप निकाला और उस पर क्या क्या देखिए जी, ये कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ होती नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पूरा शो देख लें, उनकी बात पूरी सुन लें, और उसके नेक्स्ट शो में भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट उनका बिल्कुल होती है, लेकिन होती कैसे है इसको पहले डिफाइन करें। उन्होंने कहा कि हर प्लेयर को हम वर्कलोड मैनेज कर रहे होते हैं, और वर्कलोड उसका फिजियो होता है, उसका मेडिकल स्टाफ होता है, वो हर प्लेयर के हवाले से रिपोर्ट देता है कि इसका क्या वर्कलोड है, इसकी बॉडी की क्या कंडीशन है, इसको कितना वर्कलोड चाहिए, ये कितना काम कर सकता है। लेकिन ये होता है एक तरीकाकार वर्कलोड मैनेज करने का जो उनका मौका है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी विल के ऊपर वर्कलोड करें, यानी कि जब आपका दिल करे जी अब मैंने वर्कलोड मैनेज कर रहा है मैं रेस्ट करूंगा, और जब आपका दिल ना करे तो आप एक और तरफ की बात करें। उनका नुकता ये था कि सिंपल इज दैट, वो ये कहना चाहते थे कि प्लेयर बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट से स्पेशली टेस्ट क्रिकेट से भाग के लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जिनका नुकता था ये बड़ा अहम नुकता है। इसमें हमें दोनों तरफ की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पैसे भी इंपॉर्टेंट है और प्लेयर को नेशनल ड्यूटी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस पर मिसबाह हक साहब ने अच्छी बात की, उसने कहा यार देखो आपका सिस्टम एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करता है, आप देखिए जब तक सारे एंगल से चीजों को नहीं देखेंगे ना, हमें पता है लीग क्रिकेट है, उस पर आप प्लेयर को नहीं रोक सकते, प्लेयर रिटायरमेंट लेंगे ओके, लेकिन हम क्या हाथ पैर डाल के अगर आप बैठ जाएंगे तो और प्लेयर जाएंगे, आपको समहाउ एक बैलेंस लेके आना है इसके बीच में। उन्होंने मिसबा साहब ने ये कहा कि एक प्लेयर बिल्कुल जो पाथवे क्रिकेट से आता है, छोटे होने से उस पर पीसीबी इन्वेस्ट करता है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, 8 टूवर्स जो भी, या डोमेस्टिक क्रिकेट में को 7-8 साल 10 साल उस पर इन्वेस्ट करता है।
वो पाकिस्तान से आगे खेलता है, साल 2 में उसका नाम बनता है, वो कहता है जी मुझे लीग का वो दें, नहीं तो मैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, या जैसे वो रिटायरमेंट अगर ले ले या प्रॉब्लम कर दे तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो गई। सो इसलिए ऐसा रूल बनाने की बहुत सख्त जरूरत है कि एक प्लेयर जब आए तो वो 10 साल का बाउंड हो कि 10 साल के अंदर आपने पाकिस्तान को जब नेशनल ड्यूटी होगी आपको खेलना ही खेलना है, वरना आप अगर उसको वायलेट करोगे आपको एनओसी नहीं मिलेगा। सो ऐसा रूल बनाने की जरूरत है ताकि हम ये नहीं कहते प्लेयर लीग ना खेले, उनको इंटेलिजेंटली आपने मैनेज करना है, उनको लीग पे भी जाने दें, लेकिन जब आपकी नेशनल ड्यूटी है या प्रीमियम टूर्नामेंट आपका डोमेस्टिक है तो उसमें वो अवेलेबल हो। अदर देन दैट वो लीग साल की 2 खेलने 3 खेलने जो भी है, तो स्मार्टली होने की जरूरत है। हमें बिल्कुल इतनी सख्ती भी नहीं करनी कि वो लीग खेल ही नहीं सकते, और हमें इतना भी ढीला नहीं करना कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही ना खेलें, क्योंकि इससे प्लेयर की परफॉर्मेंस और स्किल भी नीचे जाता है रेड बॉल ना खेलने से, और आपकी टीम को फिर नुकसान होता है जब प्लेयर का स्किल नीचे जाता है। और आपको यही प्रॉब्लम हुई है कि पिछले 4 सालों में जो भी अच्छा प्लेयर है आपने सिर्फ उसको T20 में घुसाया, T20 में घुसाया, हुआ क्या कि वो सारे प्लेयर तबाह बर्बाद हो गए। चले मैं नाम ले लेता हूँ, शाहनवाज दानी, वो सबको पता है वो टेस्ट मैच के लिए बड़ा अच्छा पोटेंशियल था, आपने सिर्फ T20 में उसको खिलाया भी नहीं, 2 साल जाया किया। हसनैन, उसको आप T20 से जज करते हैं, वो मार खा जाता है बीच में, ये कर जाता है। वो यार हर प्लेयर T20 के लिए नहीं बना होता, इतनी पेस है यार, व्हाई नॉट कि आप उसको रेड बॉल के लिए तैयार करते, उसको पिछले 3 साल फर्स्ट क्लास आप उसको तगड़ा करके खिलाते। मोहम्मद मूसा खान आया, आपने उसको बिल्कुल फारिग कर दिया। जैसे मैंने कुछ लोगों से बात हुई जो डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते, उसने फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है मूसा खान ने। और कितने लड़के हैं, वसीम जूनियर को जब से आया कोई आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट उस तरह से उसने नहीं खेली, आप अपने प्लेयरों को छोटा कर रहे हैं। सो ये बड़ा दुरुस्त वक्त है कि आप अपने प्लेयर को डिफाइन कर दो कि यार ये प्रायोरिटी में प्लेयर है, इनको हम टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे, ये इनकी प्रायोरिटी वनडे क्रिकेट की, T20 वनडे। आपके पास इतना पूल आ रहा है प्लेयर का, आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। हर सीजन में आप देखो या 2 साल बाद आपके पास 2-3 नए लड़के आ जाते हैं 140 प्लस बड़े तगड़े, क्या होता है आप उनको मैनेज नहीं कर पाते। इस मुल्क में टैलेंट का मसला नहीं है, इस मुल्क में उनको मैनेज करने का प्रॉब्लम है।